अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। मेरा नाम अकरम है, मेरी उम्र 28 साल है। मैं गांव का एक नौजवान मर्द था और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा मान था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ताकत एक गुनाह की नज़र हो जाएगी। मैं 4 बहनों का नौकर था और वो चारों बहनें रात होते ही मेरे कमरे में आ जाती और कहती कि आज अपनी ताकत हमें दिखाओ। फिर बारी बारी रात के अंधेरे में मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले कभी कोई इतनी रात को मेरे दरवाजे पर नहीं आया था। मैंने फौरन ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? तो बाहर से मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। अपनी बड़ी मालकिन की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को क्या हो गया है जो मालकिन खुद मेरे दरवाजे पर आ गई हैं। मालिक भी दूसरे शहर गए हुए थे। दरवाजे पर मेरी चारों मालकिन ही खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं उन्हें अंदर ले आया और समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से क्वार्टर में अपनी मालकिनों को कहाँ बिठाऊं। वो चारों मेरी ही चारपाई पर बैठ गईं और फिर कहने लगी कि अकरम, आज हम चारों तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। अब तक तुमने खुद को हमारा वफादार साबित किया है, आज हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कितने हमारे वफादार हो। मैंने फौरन सीने पर हाथ बांधे और मालकिन से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आज तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मजबूत मर्द हो, तुम में कितना दम है। मालकिन की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं बहुत ज्यादा तमखम रखता हूँ, आपका हर काम फौरन कर सकता हूँ। मैं गांव का लंबा चौड़ा जवान था, वाकई बहुत दम रखता था, इसीलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप बस हुक्म करें। ये कहते हुए मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने बहुत गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर अपनी शर्ट साइड में करके मेरे सामने अपने बड़े बड़े। मालकिन की इस हरकत पर मैं हैरान रह गया था। मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन ऐसा करेंगी। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और मुझसे कहा कि हम चारों ही इस जिंदगी से परेशान आ गए हैं, अब तुम ही हो जो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज की रात हम चारों को ही बारी बारी। उसके बाद एक के बाद एक चारों मालकिनों ने अपने कपड़े हटा दिए और उनकी हालत देखकर मैं बेकाबू हो गया। इसलिए मैंने मालकिनों के हुक्म पर उन चारों को 1 घंटे में ही। जवान बेटियों के होते हुए माँ बाप बहुत एहतियात करते हैं, खासकर किसी गैर मर्द को तो घर में बिना जरूरत दाखिल होने की इजाजत भी नहीं देते। लेकिन मेरा मालिक बहुत ही अजीब सा इंसान था। 4 जवान बेटियों की मौजूदगी में उसने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया था और मेरे जिम्मे उन चारों की जरूरियात का ख्याल रखना था और उनके कामकाज करना था। इसीलिए मैं सारा दिन उन चारों के आगे पीछे फिरता था। ये नौकरी करना मेरे लिए मजबूरी था। दरअसल मेरी शादी के बाद से मुस्तकिल तौर पर मैं बेरोजगार रहा था, कभी कोई अच्छी नौकरी लग ही नहीं सकी और फिर मेरे पास बेटी की पैदाइश हो गई। एक बेटी का बाप बनने के बाद मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो मेरी बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि या तो कोई काम करो या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मैके वापस चली जाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। नौकरी के लिए तो मैं पहले ही मारा मारा फिर रहा था, लेकिन नौकरी मिलकर ही नहीं दे रही थी। घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका था, कोई खास हुनर भी मेरे पास नहीं था। बस जहाँ भी कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिलती मैं कर लेता था। लेकिन आज की महंगाई के इस दौर में छोटी मोटी मुलाजमत से घर चलाना कहाँ आसान था, इसीलिए मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक दिन जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ तो मैंने मुख्तसर सा सामान बांधा और अपनी बीवी से कह दिया कि अब मैं बड़े शहर जा रहा हूँ और वहीं से कमाकर पैसा भेजूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो मजीद तंगी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। मेरा एक दोस्त शहर में रहता था, मैं सीधा उनके पास पहुंच गया और फिर उसी के जरिए से मैं अपने मालिक से मिला। मालिक ने मुझे बताया कि उसे अपने घर के लिए मुलाजमत की जरूरत है वैसे तो मैं उस नौकरी को करने के हक में नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी का सोचकर मैं राजी हो गया। और जब मालिक मुझे पहली दफा अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मालिक की 4 खूबसूरत जवान और हसीन बेटियां थीं और चारों ही शहजादियां मालूम हो रही थी। उन्होंने कीमती तरीन लिबास पहन रखे थे और चेहरे पर काफी मेकअप भी था। मालिक ने उन चारों से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा कि ये मेरी बेटियां हैं और तुम्हारा काम इनकी खिदमत करना है। इन चारों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। उन चारों की माँ नहीं थी, इसीलिए मालकिन के लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। इसीलिए मालिक उनके लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। पहले तो मैं परेशान हुआ कि ये कैसी नौकरी है, मैं मर्द होकर 4 लड़कियों की जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। मेरे लिए तो उनके कमरे में जाना भी एक अजीब सी बात थी क्योंकि मेरे घर का माहौल थोड़ा मजहबी किस्म का था और इन चीजों को बुरी नजर से देखा जाता था। लेकिन उस वक्त नौकरी की जरूरत होने
की वजह से मैंने हामी भर ली। और फिर बड़ी बात तो ये थी कि मुझे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा था। मेरे सारे ही मसले मुझे इस नौकरी से हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा मालिक बहुत ही अमीर आदमी है और कारोबार के सिलसिले में सारी सारी रात भी घर से बाहर रहता था। दिन में कम ही मालिक घर पर होता था। खैर, मेरी मुलाजमत दिन भर की थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में चला जाता, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपनी मालकिनों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती थी। अपने अपने कमरे में बंद रहती, मुझे अपनी जरूरत पर बुलाती तो भी काम से काम रखती। ज्यादातर वो सोती ही रहती थी। कभी कोई मुझसे बिला जरूरत बेतकल्लुफ नहीं हुई थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि जितनी मेरी तनख्वाह थी उसके मुकाबले में मेरा काम कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात और अजीब थी। मुझे बंगले के चौकीदार ने बताया कि इस घर में कोई भी मुलाजिम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। पता नहीं मालकिनें ऐसा क्या करती हैं कि कुछ ही दिनों बाद मुलाजिम दुम दबा कर भाग जाता है। तुम भी यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सकोगे। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। अब तक उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था, बल्कि मुझे तो सारी मालकिनें सीधी सादी सी लगी थी। चौकीदार कहने लगा, कुछ दिनों की बात है, फिर यकीनन ये तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कारनामा जरूर करेंगी। मालिक तो खुद इनसे परेशान है, इसलिए इन्हें बहुत सख्ती में रखता है। मुझे ये भी हिदायत दी है कि मैं किसी तरह इन्हें बाहर न जाने दूं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हो गया तो वो आहिस्तगी से मेरे कान में कहने लगा, मुझे तो ये सारी चारों ही बड़ी अयाश किस्म की लगती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। वो अपनी मालकिनों के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो कभी किसी भी मालकिन को अयाश नहीं पाया था, मगर फिर कुछ ही दिन गुजरे और मुझे चौकीदार की बात काफी हद तक ठीक महसूस हुई। एक दिन बड़ी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं फौरन पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए महीना होने वाला है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने अपना पर्स खोला और मुझे कुछ पैसे निकालकर बिना जरूरत ही पकड़ा दिए और कहने लगी कि इन पैसों को तुम अपनी जरूरतों पर खर्च कर लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। बिला वजह ही मालकिन ने मुझे हजारों रुपए दे दिए थे। खैर, मैंने खुशी से वो पैसे रख लिए, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अगले दिन भी मेरी दूसरी मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए और उसने भी यही बात की कि इन पैसों से अपने मसले हल कर लो। मालकिन की इस दरिया दिली पर मैं हैरान रह गया था। चारों ही मेरी मदद करने को तैयार थी, जबकि मैंने किसी से मदद मांगी नहीं थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसे मुझे मिल रहे थे, इसलिए मैंने खामोशी से सारे पैसे रख लिए। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि इस दरिया दिली के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये मालकिन जरूर मुझसे कोई खास काम करवाना चाहती होंगी, लेकिन वो खास काम क्या था ये मुझे बिल्कुल भी मालूम ना हो सका। मेरी चारों मालकिनें सारा सारा दिन घर पर ही रहती थीं। मैंने कभी किसी मालकिन को घर से बाहर लॉन में भी जाते हुए नहीं देखा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं। अलबत्ता वो घर में भी खूब बन संवर कर रहती थी। एक शाम मालिक अपने काम से घर लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर्स थे और फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को समा दिए। मालिक के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। वो कहने लगे, तुम लोगों की किस्मत से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसलिए तुम लोगों के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। वो अपनी बेटियों के लिए खुद खरीदारी करके आए थे और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मालिक अपनी बेटियों की जरूरत का सारा सामान खुद ही उन्हें लाकर देते थे। शायद उनकी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, जैसा कि मुझे चौकीदार ने बताया था। कीमती तरीन कपड़ों से भरे हुए वो शॉपर्स पकड़कर भी मालकिन के चेहरे पर खुशी नहीं आई थी। वो सब बेदिली से अपने बाप से वो शॉपर लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मालकिनों के इस अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस घर से बाहर जाना चाहती हैं और खुद खरीदारी करना चाहती हैं, इसलिए खुश नहीं हुई। लेकिन ये इन बाप बेटियों का जाती मसला था और मैं इस मसले पर पढ़कर अपनी नौकरी खराब करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं खामोश रहा। उनके जाने के बाद मालिक ने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुमने बहुत आराम से उनकी जिम्मेदारी उठा ली है। और हैरत की बात यह है कि ये लोग तुम्हारे साथ खुश भी हैं, वरना इससे पहले मैंने जितने भी मुलाजिम रखे वो सब के सब उनसे तंग आकर चले गए थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, तुम और भी दिल लगाकर काम करो। मालिक की इस तरह तारीफ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें हैं, एक दूसरे से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थी, खेल कूद किया करती थी, लेकिन ये चारों तो अपनी जिंदगी में ही मगन हैं, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने कभी किसी को किसी दूसरे के कमरे में जाते हुए भी नहीं देखा था और इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान भी हुआ था। मुझे नौकरी करते हुए पूरा महीना गुजर गया और फिर एक दिन मैं सुबह ही सुबह जब बंगले पर पहुंचा तो मेरी बड़ी मालकिन के कमरे से बोलने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। मैंने फौरन मालकिन को पानी पिलाया और पूछा कि मालकिन क्या हुआ है,
آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں مالک کو بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ مالک تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ اور پھر مالکن نے مجھے تیل کی بوتل پکڑائی اور کہنے لگی میرے پیروں کی مالش کر دو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہو گیا کہ مالکن کیسے مجھ سے اپنے پیروں کی مالش کروا سکتی ہیں، لیکن مالکن نے اپنے پیر میرے آگے کر دیے اور خود بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی پڑی، کیونکہ شاید مالکن کے پیروں میں بھی بہت تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کہنے لگی کہ اب میرا درد کم ہو گیا ہے، تم اپنے کام مکمل کرو، اور میں مالکن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مالکن کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر بالکل نارمل سے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن کو اچانک سے ہوا کیا تھا۔ رات تک وہ بھلی اچھی تھی، پھر صبح ہی صبح ان کی اتنی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ میں ساری مالکنوں کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگا اور پھر ایسے ہی شام ہو گئی۔ شام کے وقت میرا مالک گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ وہ بڑی مالکن کے کمرے میں گیا اور پھر وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالک کس بات پر غصے میں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ مالکن سے خفا ہے، کیونکہ وہ مالکن کو بہت برے برے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا اور آگے سے مالکن کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بڑا ہی ظالم باپ ہے، پہلے ہی مالکن تکلیف میں ہے اور مالک انہیں اور ڈانٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مالک نے ساری بیٹیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر خوب چیخو پکار کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں مالکنوں کے پاس پہنچا تو وہ سبھی اترے ہوئے چہرے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور پھر رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بیوی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ یاد تو میں بھی اسے کر رہا تھا۔ 1 مہینے سے میں اس کے بغیر تنہا زندگی گزار رہا تھا اور سردی کی راتوں میں اس کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں فون پر ہی اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور پھر فون بند کر کے میں کروٹیں بدلنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بیوی کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے آگے لہرانے لگتا۔ اس سے دور ہو کر سارے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب تک ہم قریب تھے تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب سے میں شہر آیا تھا اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میری جدائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس جاؤں گا گھر اپنے گاؤں میں اور نجمہ کے ساتھ 2-4 دن گزار کر لوٹ آؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے وقت مجھے کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری چاروں مالکن رات کے اس پہر میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ پھر میری بڑی مالکن نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں عزت سے ان چاروں کو اندر لے آیا۔ میں بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی رات کو وہ چاروں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر بڑی مالکن نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی اکرم تم جب سے آئے ہو تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج کی رات ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں۔ جو ہم تم سے کہیں گے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان چاروں کو دیکھا اور کہا مالکن میں آپ کا وفادار ملازم ہوں۔ اب تک آپ نے جو بھی کام مجھ سے کہے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر دوسرے نمبر کی مالکن کہنے لگی آج ہم تمہاری طاقت آزمانے آئے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ تم کتنے مضبوط انسان ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام کروانا ہے مالکن کو۔ اور پھر اچانک ہی بڑی مالکن نے اپنے کندھے سے قمیض سرکا دی۔ جیسے ہی میری نظر بڑی مالکن کے کندھے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں پوری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات ان زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیض دانتوں سے سرکا دی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکن سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی کہ جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں اور محبت کے نام پر بے وقوف بنا کر ہمیں شاید لایا تھا یہ، اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو خوش نہ کر پائیں تو وہ آدمی اسی طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں
लड़कियां थी, इसलिए उन लड़कों की बातों में आकर अपना घर छोड़कर शहर चली आई थी और अपने घर वालों को भी कुछ ना बताया। बड़ी मालकिन कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा 2 दफ़ा अबॉर्शन हो चुके हैं। जब भी मैं उम्मीद से होती हूँ तो वो आदमी मेरा बच्चा ज़ाया करवा देता है, इसीलिए मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। रात जब गाहक आता तो मेरी हिम्मत ना होती कि मैं उसे खुश कर सकूं, इसलिए उसने मेरी शिकायत कर दी और मालिक ने आकर हमें बहुत ज़्यादा जलील किया कि अगर हम गाहकों को खुश नहीं करेंगे तो वो हमारा खाना पीना बंद कर देगा। अब तुम ही बताओ हमारा क्या कसूर है। ये कहकर चारों मालकिन रोने लगी। वो चारों ही छोटे गरीब घरानों से थी और उन्हें मोहब्बत के धोखे में फंसाकर यहाँ इस जिल्लत भरी जिंदगी के लिए छोड़ दिया गया था। और मजीद हैरानी की बात तो ये थी कि मैं उन चारों को बहनें समझ रहा था, जबकि वो बहनें भी नहीं थी। छोटी मालकिन कहने लगी कि तुमसे पहले जितने भी नौकर आए थे कुछ ही दिनों में उन्हें हमारी हकीकत पता चल गई थी और उन्होंने हमसे भी फायदा उठाने की कोशिश की थी। वो नौकर हम पर बुरी नजर रखते थे और मौके का फायदा उठाकर वो भी हमारे साथ ज्यादती करना चाहते थे, इसलिए हमने मिलकर उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब तुम आए तो हमें अंदाजा हुआ कि तुम बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान हो। तुमने कभी नजर उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा, यहाँ तक कि उस 1 महीने में तुम्हें ये भी एहसास नहीं हो सका कि हम चारों बहनें नहीं हैं और हमारे साथ यहाँ क्या कुछ हो रहा है। जब हमें तुम्हारी शराफत का यकीन हुआ तो हमने तुमसे मदद लेने का फैसला कर लिया। हम जानते हैं कि तुम हमारा गलत फायदा नहीं उठाओगे। उन चारों की बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे घिनौने काम भी होते हैं। वो चारों कहने लगी कि बंगले के बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं, हम किसी भी तरह भाग नहीं सकते जब तक तुम हमारी मदद ना करो। कुछ ऐसा करो कि बारी बारी हम चारों को यहाँ से फरार करवा दो। ये कहकर वो चारों मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। वो चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं और सच तो ये था कि उनकी हालत देखने के बाद मैं खुद भी यही चाहता था, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन था। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद करूंगा। मैं खुद एक बेटी का बाप था और खुदा ना खास्ता कभी ये वक्त मुझ पर भी पड़ सकता था। अगर कोई मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही जुल्म करता तो ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस को फोन करके मदद की दरख्वास्त करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि इस आदमी का बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है, पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए तो इसे किसी बात का खौफ ही नहीं है। तुम्हें किसी और तरह से हमारी मदद करना होगी। और फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने बहुत सारी चाय बनाई और उसमें नींद की दवा मिला दी और फिर चाय के कप उठाकर दरवाजे पर पहुंच गया। चौकीदार मुझे देखकर हैरान हो गए तो मैंने कहा कि सर्दी है इसलिए बस आप लोगों के लिए भी चाय लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो लोग खुश हो गए। वैसे भी 1 महीने में मेरी उनसे काफी अच्छी बातचीत हो चुकी थी। उन सब ने चाय पी और कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो गए। उनके सोने के बाद मैंने उन चारों मालकिनों को चुपके से उस बंगले से निकाल दिया और खुद भी अपने सामान के साथ निकल गया। उन चारों के पास काफी सारे पैसे मौजूद थे जिससे वो अपने घरों को वापस लौट सकती थी। मैंने उन चारों को उनके गांव जाने वाली ट्रेनों में सुबह सवेरे ही बैठा दिया और खुद भी वापसी अपने गांव के लिए निकल गया। मेरे पास काफी पैसे थे। मैंने सोचा कि कुछ दिन नजमा के साथ गुजारूंगा और फिर किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी की तलाश करूंगा। मुझे उम्मीद थी कि उन लड़कियों के वालिदैन उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का ही इतना ज़र्फ होता है कि वो औलाद की हर गलती ना सिर्फ माफ कर सकते हैं बल्कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर उन्हें दुनिया के आगे सुरखरू भी कर सकते हैं। मैंने अपनी अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी पर लात मारी थी। मेरी नजर में मजलूमों को जालिम से बचाना ज्यादा जरूरी था। मैंने अपने जमीर को मुतमईन किया था और उन चारों लड़कियों की हिफाजत की थी। आज मैं अपने इस अमल पर बहुत खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस शहर जाऊंगा और कोई मुझे नौकरी देगा भी या नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है कि मेरी ये नेकी रायगा नहीं जाएगी। मेरी सब बहन बेटियों से गुजारिश है कि मोहब्बत में अंधे होकर किसी गैर मर्द पर एतबार करके इस तरह अपने घर की दहलीज पार ना किया करें, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपके माँ बाप रुसवा होते हैं बल्कि आप भी जिल्लत का शिकार होती हैं। अपनी अहमियत को समझें और खुद अपनी इज्जत करें। इस तरह घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियां सारी जिंदगी सिर्फ जलील और ख्वार होती हैं, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्या आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।